व्यये कृते वर्धत एव नित्यम विद्याधनम सर्वधनम प्रधानम। नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं लेकर कार्यक्रम ज्योतिष परिचर्चा। एक ऐसा कार्यक्रम जहां ज्योतिषी आप होते हैं, ये सूत्र आपके होते हैं। हो सकता है इन सूत्रों को आपने लिखा ना हो, लेकिन संकलन आपका होता है, केवल प्रस्तुति मेरी होती है। एक ऐसा कार्यक्रम जो आपके अंदर आत्मविश्वास पैदा कराता है कि आप भी ज्योतिषी बन सकते हैं। आप भी उन ज्योतिष प्रेमियों को ज्योतिष रूपी सागर से चुन चुनकर मोती लाकर बांट सकते हैं। व्यये कृते वर्धतेव नित्यम। जितना व्यय किया जाए उतना ही यह बढ़ जाता है, नित्य बढ़ता है, क्योंकि यह सबसे प्रधान धन है। विद्याधनम सर्वधनम प्रधानम। सभी धनों में यह प्रधान धन है। बिना विलंब किए चलते हैं आपके सूत्रों की ओर। ये सूत्र आपके हैं। आप हो सकता है इन सूत्रों के रचयिता न हो, आपने इन्हें कहीं ना कहीं से संकलित किया होगा, लेकिन संकलन भी जो आपने किया यह भी क्या कम है? यह आपके अंदर विश्वास उत्पन्न करेगा कि आप भी, क्योंकि जब लोग इसे सुनेंगे और उनकी कुंडली पर घटित होगा, और जब कमेंट में आकर के आपके लिए कहेंगे हां यह सूत्र घटित हो रहा है, तो आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। जब वो वाह वाह करेंगे तो आपके आत्मविश्वास में यह वृद्धि कराने वाला होगा। और मैं तो इन मोतियों को बस पाने के लिए सदैव लालायित हूं, चाहे जहां से मिल जाए। तो इस बार जो अद्भुत सूत्र हैं, आइए बात करते हैं, चर्चा करते हैं। याद रखिए कि किसी भी सूत्र के मामले में यह कह देना कि यही सही है और या कह देना यह गलत है, ये दोनों ही बातें, ये दोनों ही तथ्य गलत है। हम किसी भी सूत्र पर यह दावा नहीं कर सकते यही होगा। जैसे आज राशिफल में मैंने आकस्मिक धन लाभ के बारे में बताया। अब मैं यह दावा नहीं कर सकता कि गड़ा धन मिलेगा, उसमें ज्यादातर सूत्र गड़ा हुआ धन पाने का था, लेकिन मैंने ज्यादातर सूत्रों में वर्तमान परिस्थितियों को ढालकर बताया। मैंने गड़ा धन शब्द को हटा दिया, क्योंकि मैं जानता हूं कि वर्तमान परिस्थिति में गड़ा धन किसको मिल रहा है। तो सूत्रों को पूर्णतः कह देना हमारी कुंडली में यह नहीं है सो यह गलत है, या यह कह देना कि नहीं यही सही है, यही होगा, यह भी गलत है। किसी की कुंडली में अगर ये सूत्र घटित नहीं हो रहे हैं तो हो सकता है किसी और सूत्र के कारण आपकी कुंडली में इस प्रकार की परिस्थिति नहीं बन पा रही है। इसका यह मतलब कतई नहीं है कि यह सूत्र ही गलत है। पहला सूत्र मयंक जी का है, वकानकर। इन्होंने लिखा है, यदि तीसरे भाव में मंगल हो और 10वें भाव में राहु हो तो व्यक्ति बड़ा अपराधी होता है, हिंसा से पैसा कमाता है। और यदि ये योग तुला या मकर कुंभ लग्न में बने तो जीवन के उत्तरार्ध में व्यक्ति राजनीति में भी पहुंचता है। ज्यादा कुछ कहना उचित नहीं है, लेकिन इतना जरूर कहना चाहता हूं कि यह सूत्र सिद्ध दिखाई पड़ता है। कुंडली के 10वें में राहु हो तो मैंने कई बार इस बात को बताया कि जातक देर सवेर राजनीति में अवश्य पहुंचेगा। अब मंगल कुंडली के पराक्रम में हो तो जातक के अंदर उग्रता क्रोध होता ही होता है। कर्म और पराक्रम भाव दो अलग अलग दिखाई पड़ते हैं, लेकिन इनके अंदर कहीं ना कहीं समन्वय है। अब राहु और मंगल का 6वें 8वें का यहां संबंध षडाष्टक योग बना। अब हिंसा से पैसा कमाता है या नहीं, लेकिन एक बात तो तय है, ऐसा जातक राजनीति में जाता है और राजनीति में है तो उसके ऊपर केस वगैरह तो होते ही हैं। तो मुझे नहीं लगता इससे कोई राजनीति में हो उसको बुरा लगेगा। केस वगैरह तो उसके ऊपर होते ही है, कई बार जाने अनजाने में भी गलतियां उससे हो जाती हैं। अगला इनका जो सूत्र है, यदि अष्टम भाव का स्वामी, यदि अष्टम में 6वें भाव का स्वामी बैठ जाए, यदि अष्टम में 6वें भाव का स्वामी बैठ जाए और उस पर 12वें भाव के स्वामी की दृष्टि हो तो व्यक्ति को दिव्य दृष्टि मिलती है। वो आने वाली घटनाओं का जबरदस्त पूर्वाभास कर लेता है और उसकी वाणी से निकली कोई भी सलाह किसी दूसरे के लिए बहुत सटीक और लाभकारी सिद्ध होती है। 6वें का मालिक 8वें में, विपरीत योग तो पहले ही हुआ, लेकिन षष्ठम और वो चला गया अष्टम में।
अब जरा गौर करिए, इसको ऐसे समझने का प्रयत्न करते हैं। सूत्र इन्होंने दिया, लेकिन मैं इसे सिद्ध करने का प्रयत्न करता हूं कि अगर हम कुंडली के पंचम भाव को लग्न बना दें तो षष्ठम भाव द्वितीय भाव बन जाएगा। द्वितीय भाव वाणी का हुआ। अब वाणी भाव का मालिक चला गया कहां पर? वाणी भाव का मालिक वाणी भाव का मालिक इन्होंने अगला सूत्र में जो कहा है कि छठवें भाव का स्वामी चला जाए अष्टम में। यदि अष्टम में छठवें भाव का स्वामी चला जाए तो अगर हम कुंडली के पंचम भाव को लग्न बनाते हैं तो षष्ठम भाव द्वितीय भाव बनेगा। द्वितीय भाव का मालिक चला जाए अष्टम, अर्थात 3 घर आगे। 3 घर आगे कौन सा घर हो जाएगा? तो पंचम, यानी कि ज्ञान का सुख। ज्ञान का सुख, यह बात यहां देखिए कैसे घटित हो रही है। अब आगे देखिए, इनका आगे कहना है कि उस पर 12वें यानी मोक्ष भाव के स्वामी की दृष्टि पड़ जाए। अब मोक्ष भाव के स्वामी की दृष्टि पड़ जाती है तो सीधी सी बात है कि मोक्ष का कारक और अष्टम भाव पर ज्ञान दृष्टि डालकर पंचम का संबंध, अष्टम का संबंध और 12वें का संबंध, यहां तीनों का संबंध आपस में बनना, पूर्वाभास, पंचम से अष्टम से पूर्वाभास और कही हुई बात का घटित हो जाना स्वभावतः दिखाई पड़ता है। और जैसा कि मैं इनकी कुंडली में कहा, इन्होंने सूत्र बताया कि यह सटीक और लाभकारी सिद्ध होता है। यहां पर एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा कि लाभकारी सिद्ध हो वा न हो, लेकिन सटीक हो इसकी संभावना दिखाई पड़ती है। अगला इनका सूत्र है, यदि लग्नेश गुरु हो और 8वें भाव में हो तो व्यक्ति को जीवन में ईश्वरीय सहायता मिलती रहती है। यदि लग्नेश गुरु हो और 8वें भाव में हो तो व्यक्ति को जीवन में ईश्वरीय सहायता मिलती रहती है और ऐसे जातक को धोखा देकर अर्जित किया कोई भी लाभ बहुत विनाशकारी साबित होता है। देखिए, ये तो मैं नहीं मानूंगा, मैं इतना मानता हूं कि इस दुनिया, हाँ मैं जानता हूं ये सूत्र आपने नहीं बनाया, कहीं ना कहीं से ले आए हैं और ये सूत्र सटीक ही है। ये मैं कहना चाहता हूं कि इस दुनिया में एक से बढ़कर के एक हैं कि संत का भी धन खा के उन्हें कोई दिक्कत नहीं होता, बड़े प्रेम से उधर मुंह करके डकार ले लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होती उनको। खैर, ये जरूर कहूंगा कि लग्नपति देवगुरु हो और वो अष्टम में चले जाएं, पराविद्याओं का भाव, रिसर्च का भाव, और वहां पर जाकर के बैठेंगे तो सीधी सी बात है 12वें भाव मोक्ष भाव को देखेंगे, धन भाव को देखेंगे और सुख भाव को देखेंगे तो कहीं ना कहीं इन भावों पर दृष्टि पड़ने के कारण जातक को ईश्वरीय सहायता, वैसे मैं बता दूं ईश्वरीय सहायता सबको प्राप्त होती है, कुछ लोगों को भान होता है और कुछ को भान नहीं होता। हालांकि सूत्र आपके तीनों ठीक लग रहे हैं। आप लोग अपनी कुंडली में देखिए, अगर किसी में ये घटित हो रहा है जरूर अपना तर्क रखिए। शिवम काडू जी ने लिखा है, सप्तमेश अथवा शुक्र का धनेश अथवा लाभेश से संबंध बन रहा हो। सप्तमेश अथवा शुक्र का, सप्तम भाव यानी दांपत्य भाव, शुक्र अथवा शुक्र यानी दांपत्य का कारक, इनका कहना है कि धनेश अथवा लाभेश से यानी द्वितीय भाव अथवा 11वें भाव से संबंध बन रहा हो तो शादी के बाद जीवन साथी से धन लाभ होता है। सरल है, इसमें कोई ज्यादा विचारणीय नहीं है। विचार किया जाता है कुंडली के सप्तम पति जहां बैठे हो, अगर धन भाव में बैठे हो, हालांकि मारक स्थिति होती है गुरु के लिए विशेषकर, लेकिन सप्तम पति द्वितीय भाव में बैठे हो तो धन आगमन जीवन साथी के आने के बाद, और विशेषकर लाभ में बैठे हो तो विशेष जीवन साथी के आने के बाद जीवन काल में धन लाभ की स्थिति बनती है। और शुक्र से भी यह बात विचार किया जाता है। तो शुक्र का भी इनका कहना है कि धन अथवा लाभ भाव में बैठे हो तो जीवन साथी के आने के बाद विशेष धन अर्जित होता है, सिद्ध है। हर्ष मिश्रा जी ने अपना सूत्र दिया है, यदि कुंडली में मंगल शुक्र की युति हो और दोनों ही ग्रह पीड़ित हों और द्वादश के ग्रह की महादशा हो तो पर स्त्री या पर पुरुष के आगमन होने की संभावना बढ़ जाती है। बिल्कुल सटीक और सधा हुआ शब्द, सधा हुआ शब्द, संभावना बढ़ जाती है, नहीं तो कई लोग बुरा मान जाएंगे। बिल्कुल इस सूत्र को सुनिए एक बार फिर से और समझने का प्रयत्न करिए। कुंडली में मंगल और शुक्र की युति हो, ये सभी जानते हैं मंगल और शुक्र की युति में कई बार इस तरह की स्थितियां बनती हैं। और आगे देखिए कितना गंभीर शब्द कहा, दोनों के दोनों पीड़ित हों। अब दोनों पर मान लीजिए राहु की दृष्टि पड़ जाए, शनि की दृष्टि पड़ जाए तो पीड़ित हुए, और द्वादशेश की महादशा चल रही हो। द्वादश क्या है? भोग है, व्यय है। तो गलत तरीके से भोग होना, व्यय होना, इसकी संभावनाओं का बढ़ जाना बिल्कुल सटीक और सही है। फिर भी इन्होंने संभावना शब्द कहा और मैं भी संभावना का ही जो है पुष्टि करता हूं। कमल चौहान जी ने लिखा है, 8वें भाव का राहु अज्ञात भय देता है। और देखिए उन्होंने उपाय भी बताया है, यदि मां बगलामुखी के मंत्र का निरंतर जप करें तो इस अज्ञात भय से मुक्ति मिलती है। निसंदेह
अष्टम भाव में बैठा राहु भ्रम, राहु और केतु दोनों के लिए बात तय है, भ्रामक स्थिति उत्पन्न करते हैं। कई बार मैंने इस बात को बताया कि कुंडली के षष्ठम भाव में केतु हूं, अष्टम में केतु हूं, तो ऐसे जातकों को जीवन काल में कोई कार्य करना हो तो कभी किसी से कहना नहीं चाहिए। ऐसे जातकों के जीवन काल में जब भी कभी रोग की अनुभूति हो उसको हल्के में न ले, क्योंकि डॉक्टर कई बार आपके रोग को नहीं पकड़ पाएंगे और आपको भ्रम में ही रख पाएंगे, क्योंकि डॉक्टरों को भी नहीं पता चल पाती है, वो भ्रामक स्थिति बनी रहती है। तो राहु भ्रम की स्थिति अवश्य उत्पन्न करते हैं। इन्होंने कहा मां बगलामुखी की निरंतर साधना, बिल्कुल साधना किसी की कर लीजिए, साधना मां बगलामुखी कर लीजिए, निसंदेह मां भय से मुक्ति दिलाती हैं। आयुष भट्ट जी का सूत्र है, यदि रात्रि का जन्म हो और शुभ शुक्ल पक्ष का चंद्रमा षष्ठम स्थान में हो, क्या बात, तो सारे अरिष्टों का नाश होता है। सुनिए इस चीज को, रात्रि का जन्म हो और शुक्ल पक्ष का चंद्रमा हो, शुभ हो इन्होंने कहा है, तो शुभ हो तो सीधा से सीधा सा मतलब है कि अष्टमी के बाद का हो, और षष्ठम स्थान में बैठा हो, सारे अरिष्टों का नाश कर देगा। इसमें कोई बहुत आश्चर्य नहीं है, चंद्रमा बहुत सारे अरिष्टों को बनाने वाले होते हैं। अब वो जाकर के षष्ठम भाव में अगर बैठे हैं और वो भी शुभ ग्रह बन करके, तो वो थोड़े कमजोर हो जाएंगे। कई बार ऐसे जातकों को कफजन्य रोगों की शिकायत होती है, लेकिन जीवन काल में, हालांकि ये सूत्र मैं बता दूं आपको कि आपने जहां से भी लिया हो, ये बाल अरिष्ट सूत्र में कहीं ना कहीं अरिष्टाध्याय से आपने लिया होगा, ये अरिष्ट को काटने वाला है, लेकिन विशेषकर ये बालक के लिए कहीं ना कहीं विशेष लागू होगा। बाकी जीवन काल में अरिष्ट का समन खुद ही होता रहता है। फिर भी आपने जो सूत्र कहा, यह सूत्र पूर्णतः सत्य है कि शुक्ल पक्ष का वहां चंद्रमा जाकर के खुद तो कमजोर पड़ जाएगा, लेकिन जितने भी अरिष्ट जीवन काल में बालक के आएंगे, रोग आएंगे, उसको दूर करेगा। कई बार ऐसे बालक निमोनिया कफजन्य रोगों के जरूर चपेट में आ जाते हैं, लेकिन फिर भी उनकी सुरक्षा होती है। तो शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बलि हो जाता है, और वो चंद्रमा को छठवें आठवें का दोष नहीं। सो ठीक है ये सूत्र। वरुण गुप्ता जी का सूत्र है, इनके सूत्र की ओर ले चलता हूं आपको। इनका सूत्र है कि सिंह लग्न में तृतीय भाव में, सिंह लग्न में तृतीय भाव में शनि मंगल की युति जातक को सर्कस का शेर बना देती है। कमाल है, क्या बढ़िया सूत्र है, सुनिए इसको। सिंह लग्न में तृतीय भाव में शनि मंगल की युति जातक को सर्कस का शेर बना देती है। बढ़िया है। हालांकि मैं आपको बता दूं कि इसमें दो तीन अर्थ एक साथ निकल करके आ रहे हैं। निसंदेह अगर बात सिंह लग्न की है तो शनि यहां पर उच्च राशि में होंगे और मंगल के साथ। अब केवल आपने इतना ही कहा तो इस पर विचारणीय कई सारे प्रश्न चिन्ह खड़े हो जाएंगे, क्योंकि मैंने हमेशा देखा है कि शनि मंगल की युति वाले लोग टेक्निकल माइंडेड, दिमाग उनका बड़ा तीव्र होता है, तेज बुद्धि के होते हैं, और कहीं भी किसी मामले में वो अपना दिमाग लगा करके रास्ता निकाल लेते हैं। ये ध्यान रखिएगा, शनि मंगल की युति वाले। और आपने कहा पराक्रम भाव में उच्च के शनि और वहां पर मंगल बैठे हैं। अब सर्कस के शेर का अर्थ क्या है, यानी दूसरे के कहे पर उछलता रहता है। क्या कारण आपने इस जगह को देखा है? हां, सर्कस के शेर से भी तो डरा जाता है, डरते तो उससे भी हैं। हाँ, उसके अंदर कला बहुत ज्यादा होती है। तो आपने इसे अच्छे में लिया या मजाक में लिया? मैं जानता हूं कि आपका भाव यहां पर वैसा ही है कि आप ये कहना चाहते हैं कि वो किसी काम का नहीं रह जाता, शेर है लेकिन बस सर्कस दिखाने के लिए रह जाता है। खैर, अब इसने कैसे सिद्ध किया आपने इसको? जिन जिन की कुंडलियों में, विशेषकर सिंह लग्न में ही लागू इन्होंने करने के लिए कहा है, सभी लग्नों में नहीं। तो सिंह लग्न की अगर आपकी कुंडली है तो आप जरूर देख करके बताइए इनकी बात कहां तक सटीक है। कन्या लग्न में इन्होंने आगे लिखा है कि गुरु तुला राशि में स्थित हो तो जीवन साथी से वियोग होता है। कन्या लग्न में गुरु तुला राशि में स्थित हो तो जीवन साथी से वियोग होता है। यह सूत्र पराशर जी के सिद्धांतों पर सत्य है, क्योंकि सप्तम भाव अगर बात कन्या लग्न की करेंगे तो कन्या, तुला, वृश्चिक, धन, मकर, कुंभ, मीन, सप्तम भाव के स्वामी देवगुरु होते हैं। देवगुरु चले जाएंगे द्वितीय भाव में तुला राशि में, तो ये अष्टम द्वितीय भाव मारक भाव, सप्तम पति जाकर के मारक में बैठ करके पूर्ण मारक बन जाते हैं। तो देवगुरु यहां पूर्ण मारक बनते हैं और मारक बन करके दांपत्य खराब करते हैं। इन्होंने वियोग शब्द कहा है, ऐसा शास्त्र में लिखा है, वर्णित है, उन्होंने वही उसी बात को लिखा है। शैली मिश्रा जी का जो सूत्र है, इन्होंने लिखा है कि अष्टमेश की दशा, अंतरदशा में जातक के जीवन में बड़ा बदलाव आता है। जैसे किसी की नौकरी छूट जाना तो किसी को नौकरी मिल जाना, आध्यात्म की ओर झुकाव होना तो संत हो जाना, और यह बदलाव अधिकतर लग्नेश और अष्टमेश की दशा अंतरदशा में होते हैं। अच्छा, एक और लाइन उन्होंने लिखा है, यह सूत्र मेरा नहीं है, मैंने कहीं से लिया है। अच्छी बात आपने बताई। यह विचारणीय तथ्य है कि अष्टमेश की दशा में इन्होंने कहा, जरा सूत्र को ध्यान से सुनिए, कि अष्टमेश की दशा में घटनाएं कैसी घटित हो रही हैं कि बदलाव आ रहा है, मिल भी रहा है, चला भी जा रहा है। नहीं है तो छूट गया, और छूट गया है तो मिल गया। आकस्मिक घटनाएं घटित होना। आज द्वितीय राशिफल में मैंने बताया था आकस्मिक धन लाभ, और उसमें अष्टम भाव को मैंने जोड़ा था।
तो आकस्मिक आकस्मिक घटनाएं घटित होना। और इन्होंने आगे जो चीज कहा वो मायने रखता है कि ये लग्नेश की महादशा अधिकतर कब घटित होगा, तो लग्नेश की महादशा और अष्टमेश की अंतरदशा हो। उसमें बहुत सरल है और समझने योग्य है, इसमें कोई बहुत ज्यादा 3-5 नहीं है, सरलता से आप इसे समझ सकते हैं कि लग्नेश की महादशा में घटनाएं घटित होने किसके साथ हो रहा है, आपके साथ, यानी लग्नेश के साथ अष्टमेश का अंतर हो तब ये होना। ऐसी घटनाएं घटित होने लगना कि नहीं था तो मिल गया, था तो निकल गया हाथ से। जातक का संत प्रवृत्ति की ओर जाना स्वाभाविक है, उदासीनता की ओर जातक खींचता है और कहीं ना कहीं ऐसी स्थिति उसके साथ उत्पन्न होती है। तो यह भी बात सूत्र विचारणीय है। अनुपमा तिवारी जी ने पूछा है, सूत्र दिया है, आज पूछा है नहीं। यदि छठवें भाव का स्वामी सप्तम भाव में हो तो जातक पहले नौकरी करेगा और कुछ सालों के बाद बिजनेस। क्या बात है, यदि छठवें भाव का स्वामी सप्तम भाव में हो, षष्ठम भाव कंपटीशन हाउस जाकर के सप्तम में बैठा, तो इनका कहना है कि पहले नौकरी करेगा और फिर व्यापार करेगा। संभवतः ऐसा हो, षष्ठम पति का जाकर के सप्तम में बैठना, पहले कंपटीशन के द्वारा नौकरी और नौकरी के बाद वो खुद व्यापार की ओर, क्योंकि कंपटीशन उसका बढ़ेगा और उसके अंदर वो आदत होगी, ललक होगी, तो रुकेगा नहीं, वो फिर अपने से अपने लिए कुछ करने की ओर चल देगा। आपकी कुंडली में है तो जरूर इसकी पुष्टि करिए। सागर संगम जी ने लिखा है, मेरा सूत्र है दशमेश का संबंध मंगल के साथ या सूर्य के साथ हो जाए तो जातक को सेना प्रहरी में जॉब होता है। बिल्कुल सही है, लेकिन मैं यहां कहना चाहता हूं कि जरूरी नहीं है, इस बात को समझिए। यह सूत्र 100% सही है, इस सूत्र में कोई डाउट नहीं। कैसे समझाता हूं। दशमेश का संबंध, कर्मेश का संबंध मंगल से हो जाए, सीधी सी बात, अथवा सूर्य से हो जाए, सीधी सी बात। ये सेना, शासन, प्रशासन, पुलिस इत्यादि में ले जाने के लिए जाने जाते हैं और विशेषकर सरकारी नौकरी दिलाने के लिए जाने जाते हैं सूर्य। अब यहां आपने कहा कि पुलिस इत्यादि में या सेना प्रहरी में जॉब होता है। हां, आप ये अगर कहते हैं कि संभावना है, ऐसा जातक प्रयत्न करता है और उसको मिल जाती है, तो मैं इस बात की 100% पुष्टि करता हूं। लेकिन अब मान लिया जाए कि दशमेश का संबंध सूर्य अथवा मंगल से है, लेकिन जातक की लंबाई छोटी है, उसके माता पिता के जीन से उसको बहुत छोटी लंबाई मिली है, तो क्या यह सूत्र उसके लिए काम करेगा? हो सकता है आप ऐसा कह सकते हैं कि जातक वीर होगा, पराक्रमी होगा, सामान्य बात पर भी लड़ने मरने मारने को तैयार होगा, यह हो सकता है, उसके अंदर इतनी ऊर्जा होगी, लेकिन जरूरी तो नहीं कि वो प्रहरी हो। हां, अब इसमें देश काल परिस्थिति को अगर लागू कर दिया जाए और वो जातक प्रयत्न भी करे तो निसंदेह यह संभव है। अगला सूत्र जो है ये विवेक दुबे जी का है। ये इनका कहना है कि अगर शनि ग्रह पराक्रम में तीसरे घर में हो, कम डिग्री के हो, तो एजुकेशन में बहुत परेशानी आती है। देखिए, कुछ लग्नों में तो शायद ये घटित न भी हो, हालांकि मैं मानता हूं कि सूत्र है बहुत सही, क्योंकि यहां शनिदेव ने तीसरी दृष्टि डाल दी ज्ञान पर और 7वीं दृष्टि डाल दी किस पर, तो उच्च शिक्षा पर, नवम पर। तो इसमें कहीं कोई संशय नहीं है कि मैंने कई बार बताया कि कुछ चीजों को तो ये खराब कर ही देते हैं, चाहे इनकी दृष्टि का अपना प्रभाव है तो उसमें विलंब कराना, बाधा उत्पन्न कराना। और इन्होंने कहा कि कम अंश पर हो, हालांकि अंश वाइज उनके दृष्टि में भी थोड़ी अंतर आ ही जाएगा, लेकिन कई लग्नों में तो ये 100% ये लागू हो जाएगा। अगला सूत्र गौरव पाराशरी जी का है। इन्होंने लिखा है, यदि सप्तमेश पंचम भाव में हो और सप्तम में शनि हो तो जातक में विरक्ति की भावना अधिक होती है और वैवाहिक जीवन का मुख्य आधार संतान हो जाता है। यदि सप्तमेश पंचम भाव में हो, देखिए याद रखिएगा इस सूत्र को, इस सूत्र में एक लाइन मैं जोड़ देता हूं कि सप्तम पति जब भी पंचम में होते हैं तो ये दाम्पत्य को कमजोर करने वाला, कई बार संतान सुख में बाधा उत्पन्न भी कर देते हैं। नोट करिए, सप्तम पति पंचम में जाए तो संतान सुख में कमी ला देते हैं। और इन्होंने क्या शब्द सूत्र कहा कि जातक के अंदर विरक्ति की भावना होती है और संतान ही एकमात्र जीवन का आधार बनता है। अब यहां गौर करिए कि सप्तम मारक भाव है, जाकर के पंचम में बैठे तो संतान सुख में कमी ला देता है। अब सप्तम पति जाकर के पंचम में बैठ जाए तो पंचम ज्ञान है और विरक्ति का आना स्वभावतः संभव है। और इन्होंने आगे लिखा कि वैवाहिक जीवन का मुख्य आधार संतान ही होता है। आगे इन्होंने कहा, यदि दशमेश सप्तम में हो या सप्तम में उच्च के हो तो जातक को जीवन में पत्नी का बहुत सहयोग मिलता है। यदि दशमेश, दशम भाव का स्वामी सप्तम पत्नी भाव में हो या सप्तम में उच्च का हो तो जातक को जीवन काल में पत्नी का बेहद सहयोग मिलता है। और यदि दशमेश शनि हो तो वह सरकारी नौकरी में भी हो सकती है। सुनिए इस चीज को फिर से, यदि दशमेश सप्तम में आकर के बैठ जाएं अथवा सप्तम में उच्च के हों, तो कर्म भाव का मालिक आकर के सप्तम में आया तो पत्नी के आने से जीवन काल में धनागमन, यानी उनका कार्य, उनके कार्यों के चलते धनागमन की स्थिति का बनना। और आगे इन्होंने कहा, यदि दशमेश शनि हो
दशमेश शनि हो, तो ये सभी लग्नों पर लागू नहीं होगा, विशेष हो गया ये तो दशमेश शनि हो तो जातक को जीवन काल में पत्नी का जातक को सरकारी नौकरी करने वाली पत्नी मिलती है संभवतः, लेकिन ये इतना तो तय है कि पत्नी का सहयोग मिलेगा। अगर आपकी कुंडली में है तो इसे सिद्ध कर लीजिए और जैसा भी होगा कमेंट करके बता दीजिएगा। आपके कमेंट की यहां आवश्यकता होती है, मेरे लिए नहीं। ये जिन लोगों के सूत्र हैं उनके लिए, आप केवल इसके लिए, कई लोग इस दुर्भावना से, कई बार ये भी तो लोग सोचते हैं कि किसी को आगे कैसे बढ़ने दिया जाए, तो ये मेरा सूत्र नहीं है, लोगों का सूत्र है और मुझे तो आप रोक नहीं रहे हैं, तो इनको भी ना रोकें। अगर ये आगे बढ़ रहे हैं और इनका कोई सूत्र आपको अच्छा लगता है, आपको घटित होता है, तो केवल पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर के, और ऐसा मत करिए कि नहीं ये गलत है, कम से कम अगर कहीं दिखाई पड़े, पूरी तरह दिखाई पड़े, तभी सही और गलत काटिए। उससे क्या होगा, सामने वाले का आत्मविश्वास कमजोर होगा, ऐसा ना करिए। शुभम कुमार ज्योतिषी, जिन्हें सूत्र लिखा है, यदि लग्न में सूर्य बुध हो और कहीं से भी देव गुरु की दृष्टि लग्न पर पड़ जाए तो जातक बैरिस्टर बनता होगा। यह तो मैं जरूर जानता हूं कि ऐसा जातक उच्च कोटि का शिक्षक होगा, क्योंकि उसके पास दिमाग बहुत उच्च आला दर्जे का होगा। लग्न में सूर्य कारक बुध दिग्बली और गुरु की दृष्टि कहीं से पड़ जाए तो गुरु की दृष्टि कहीं से नहीं पड़ेगी, सीधी सी बात है, या तो पंचम में गुरु होंगे, सप्तम में गुरु होंगे या नवम में गुरु होंगे, तो अपने आप सिद्ध हो गया सूत्र की जातक बैरिस्टर बनता है। तो ऊंचाई के कारक भी देव गुरु, वो भी बनना बहुत सरल दिखाई पड़ता है, लेकिन ऐसा जातक बुद्धिमान, तेज तरार और कहीं ना कहीं देखा जाए तो शिक्षक तो होगा ही। शिक्षक कहने का अर्थ नहीं कि जरूरी नहीं कि वो प्राइमरी और कहीं किसी स्कूल का टीचर हो, शिक्षक कोई भी हो सकता है, वो हर विषय पर अपना मत रखे, बता सके। आगे इन्होंने लिखा कि और उसी पर कहीं से भी लग्न पर शनि की दृष्टि पड़ जाए तो जातक जनता से जुड़ा हुआ काम करता है, साथ ही जातक परम दयालु होता है। सूत्र जरा सुनिए, गंभीर है कि उसी पर कहीं से लग्न पर शनि की दृष्टि पड़ जाए, यानी सूर्य बुध लग्न में है, देव गुरु की दृष्टि तो पड़ ही रही है, लग्न पर ही शनिदेव की दृष्टि पड़ जाए तो जातक परम दयालु शब्द का इन्होंने इस्तेमाल किया और जनता से जुड़ा हुआ काम करता। गौर करिए कितना यह सूत्र सटीक हो सकता है कि सूर्य पर शनि की दृष्टि पड़ रही है तो निसंदेह जातक को बदनामी उठानी पड़ेगी। वहां पर सूर्य बुध बैठे हैं, जातक अच्छा बोल सकेगा गुरु की दृष्टि के कारण बुध पर, तो जो जनता के बीच होगा उसी की बदनामी होगी, उसकी तो बदनामी हो ही नहीं सकती जो जनता से दूर है। तो सूर्य पर शनि की दृष्टि है तो उसकी बदनामी तय है, इसका मतलब उसका नाम भी होगा। अब परम दयालु हो वा न हो, अब कई सारे लग्न हैं जिसमें परम दयालु शब्द का मैं इस्तेमाल तो नहीं करूंगा, लेकिन हां यह बात तय है कि वो जनता के बीच प्रसिद्ध हो, जनता के साथ हो, जनता के लिए करता हो, ऐसा तय है। घनश्याम पांडे जी का सूत्र है, यदि अष्टम भाव में शनि बलवान अवस्था में हो और उस पर शुभ ग्रह जैसे शुक्र की दृष्टि हो तो वो बहुत बड़ा तांत्रिक या धर्म गुरु बनता है। बढ़िया है, यह भी संभवतः सिद्ध ही है कि यदि अष्टम भाव में शनि बलवान अवस्था में हो, तंत्र मंत्र या तांत्रिक मांत्रिक क्रियाओं में शनि का अष्टम भाव में होना विशेष रिसर्च वगैरह करने वाला बना देता है, और उस पर शुभ ग्रह की दृष्टि शुक्र अथवा गुरु की जातक को तंत्र मंत्र अथवा धर्म से संबंधित उपदेशक बनाना या तंत्र मंत्र में गहरी रुचि करा देना। अब इसी पर कहीं से कोई पाप ग्रह की दृष्टि पड़ जाए तो तंत्र मंत्र के नाम पर धोखा, फरेब और ठगी भी करने वाला जातक बन सकता है। सुजीत मेहरा जी का सूत्र है, धनेश जन्म कुंडली में बलवान हो, धनेश जन्म कुंडली में बलवान हो और आयेश और लग्नेश कमजोर हो तो जातक धन खूब कमाता है लेकिन धन का संग्रह नहीं कर पाता। बढ़िया, धनेश जन्म कुंडली में बलवान हो परंतु आयेश और लग्नेश कमजोर हो तो धन खूब कमाता है। सर जी मुझे यहां पर विचार करना पड़ेगा, ये सूत्र आपने कहीं ना कहीं से लिया होगा, लेकिन विचारणी है कि आयेश अगर बलवान होता और धनेश और लग्नेश कमजोर होते तो क्या यह नहीं होता कि जातक के जीवन काल में धन आता तो खूब लेकिन संचय नहीं होता, क्योंकि धन भाव संचय का भाव है, न कि आय भाव संचय का भाव है। लग्न आप हैं जिसको संचय करना है, तो यहां पर इस सूत्र में अगर धनेश की जगह आयेश होता तो ज्यादा सटीक होता। खैर आपने सूत्र लिखा है तो मैं विचार जरूर कर रहा हूं। धनेश जन्म कुंडली में बलवान हो तो धन लाते नहीं है धनेश, धन संचय कराते हैं धनेश, लाते हैं आयेश, लाभ भाव। अगला सूत्र इन्होंने दिया है, पुरुष की कुंडली में सप्तम भाव का मालिक जिस राशि में बैठा हो और स्त्री की कुंडली में सप्तम भाव का स्वामी भी उसी राशि में बैठा हो तो ऐसे में पति पत्नी में गहरा प्रेम होता है। जी ये अक्षरशः सिद्ध है, ये पराशरी सूत्र है, इसमें कहीं कोई संशय नहीं कि कुंडली के सप्तम भाव का मालिक जिस राशि में बैठा हो,
सप्तम भाव का मालिक जिस राशि में, विवाह के समय में भी यह विचार किया जाता है कि जिस राशि में बैठा हो और स्त्री की कुंडली में सप्तम भाव का स्वामी उसी राशि में जाके बैठ जाए, गहरा प्रेम होता है। जन्म कुंडली में पंचम भाव का स्वामी छठवें, आठवें, 12वें भाव में मंगल के साथ बैठा हो और इन पर कहीं से भी छठवें भाव के स्वामी की दृष्टि पड़ रही हो तो ऐसे जातक की संतान या पुत्र की हत्या किसी साजिश के तहत की जा सकती है। फिर से सुनिए, जन्म कुंडली में पंचम भाव का स्वामी छठवें, आठवें, 12वें भाव में मंगल के साथ बैठा हो, विचारणीय है, और इन पर कहीं से भी छठवें भाव के स्वामी की दृष्टि पड़ जाए, षड्यंत्र, ऐसे जातक की संतान की हत्या साजिश के तहत की जा सकती है। अब यहां पर मैं इस सूत्र को संशोधित आज के ये सारे सूत्र इनके नहीं है, ना मेरे होंगे, ये बनाए हुए नहीं हैं, ये सूत्र स्वतः सिद्ध हैं। जरा गौर करिए, संतानपति छठवें, आठवें, 12वें गया और मंगल जो कि विस्फोट का कारक है उसके साथ बैठ गया। हालांकि कई जगहों पर अलग अलग लागू हो जाएगा, अगर संतानपति मंगल होंगे तो सुरक्षा भी करेंगे, ये बात अलग है, लेकिन सूत्र को पहले समझिए। ऊपर से षष्ठम पति की दृष्टि पड़ जाए तो यह विस्फोट की स्थिति प्रबल हो जाएगी और जातक की संतति के साथ ऐसा होना, हत्या शब्द का इस्तेमाल 100% सही है, लेकिन मैं यहां पर बस इतना शोधन करना चाहता हूं कि अगर उस जातक की कुंडली में, मान लीजिए एक जातक के 5 पुत्र हैं, आज के परिवेश की बात नहीं है, मैं पहले की बात कर रहा हूं, तो क्या 5 पुत्रों की हत्या होगी? जवाब है ना, ऐसा तो नहीं हो सकता, किसी एक के साथ ऐसा होगा, लेकिन यह हो सकता है कि उन 5 पुत्रों के साथ कहीं ना कहीं षड्यंत्र हो, धोखा हो, उनको जितना मिलना चाहिए वो न मिल, यानी जातक की संतति को बेहद कष्ट हो जीवन काल में सफलता पाने में। यह विचारणीय है, क्योंकि 5 पुत्र हो और 5 की हत्या हो जाए, 3 पुत्र हो और तीनों की हत्या हो जाए, ऐसा तो नहीं होगा। यह हो सकता है, मैं ये नहीं कहूंगा, लेकिन एक काकतालिका न्याय हो जाएगा कि तीनों पुत्रों को एक साथ मार दिया गया, लेकिन यह संभव है कि तीनों के साथ षड्यंत्र हो। तीनों के तीनों, आज के समय में किसी भी नौकरी में आप देखिए तो नौकरी में आप जा रहे हैं, वहां राजनीति आपके साथ हो रही है, नौकरी में है, आपको परेशान किया जाता है, तो क्या यह सूत्र स्वतः सिद्ध नहीं होता कि परेशानी? अब हत्या करने के 2 अर्थ हैं, बार बार आपको नौकरी से हटा दिया जाना तो धन से यहां हत्या की जा रही है, मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाना यह भी एक तरह से हत्या ही है। तो ये मैं मानने को तैयार हूं, हालांकि ये सूत्र मैं जानता हूं कि पूर्णतः सही और सत्य हैं। आप लोगों की कुंडली में है तो जरूर उस पर विचार करके अपना मत दे दीजिएगा। और आखिर में इधर सोमसुंदर जी का सूत्र है कि स्त्री की कुंडली में, नहीं, एक और सूत्र है, ये सुलेखा दास जी का है। इन्होंने, चूंकि इनकी हिंदी में थोड़ी गड़बड़ी और मुझे भी समझने में थोड़ा दिक्कत आ रहा है, फिर भी इन्होंने बेचारी ने लिखा है कि कुंडली में राहु और केतु अकेले हों और वो किसी ग्रहों को ना दिखता हो वो किसी ग्रहों से दृष्ट ना हो तो केतु अच्छा फल, राहु और केतु अच्छा फल देता है। देखिए क्या कहना चाहती हैं कि राहु और केतु पर किसी की दृष्टि ना हो तो वह अच्छा फल देगा। सुरेखा जी ठीक ही कह रही हैं आप, वो छाया ग्रह हैं, हालांकि वो जिस राशि में बैठे हैं, अगर उस राशि का राशिपति पाप ग्रह बन जाए तो कहीं ना कहीं बात बिगड़ सकती है, लेकिन आपकी बात भी अक्षरशः सत्य है कि राहु केतु का स्वतः कोई बुरा प्रभाव देने का कारण, इसलिए तो उन्हें गुरुवत दृष्टि प्राप्त है। और आगे इन्होंने सूत्र दिया है कि कुंडली में 11वें भाव में बैठा राहु जो बड़ी मात्रा में पैसा देता है और पैसा कभी नहीं टिकता अथवा कभी समझा ही नहीं होता। अच्छा, ये बात मेरी भी समझ में नहीं आई, लेकिन इतना मैं कहना चाहता हूं कि आप कहना चाहती हैं कि 11वें का राहु पैसा देता है, अच्छी बात, लेकिन कभी धन टिकता नहीं या धन को वो समझना नहीं चाहता। आप जो भी कहना चाहती हो कोई बात नहीं है। कभी कभी ऐसे जगहों से लोग हैं जो हिंदी बिल्कुल नहीं जानते और वो हिंदी लिख दे रहे हैं, बहुत बड़ी बात हो जा रही है। हालांकि मैं धन टिकने के मामले में कई सारे कारण दिखाई पड़ रहे हैं। यह जरूर है कि लाभ जब अनायास आने लगे, धन की दुर्गति कब होती है? जब पैसे बेतुके आने लगे, खूब आने लगे, तो जब तक धन की कद्र नहीं करता तो वो संभवतः इनकी बात जो है घटित होते हुए दिखाई पड़ रही है कि वो धन को नहीं समझता है। और आगे इन्होंने कहा है कि कुंडली के पहले भाव में बैठा राहु हमेशा लव मैरिज करा देता है, उसका पति पत्नी सदैव बस में रहता है, थोड़ा मतभेद होता है परंतु पति या पत्नी उसके विरुद्ध नहीं जाता। अच्छी बात है, इनका यह कहना है कि पति पत्नी में मतभेद नहीं होता, कुंडली के पहले भाव में बैठा राहु हमेशा लव मैरिज करा देता है। इस मामले में बस इतना ही कहना चाहता हूं कि लव मैरिज हो जाए, ये कहना तो गलत है क्योंकि कई बार कई तरह की परिस्थितियां होती हैं, लेकिन हाँ, पति पत्नी में मतभेद हो और बचाव की बात आपने कही है। ठीक है, आपके इस सूत्र को दर्शकों के ऊपर छोड़ देता हूं, वो लोग देख लें, और किसी को ऐसा लगता है कि ये सही है तो अपना मत इस पर अवश्य दे दें। और अगला सूत्र सोमसुंदर जी का है। इनका सूत्र है कि स्त्री की कुंडली में अगर धनेश एवं सुखेश इनकी युति अथवा सुखेश की दृष्टि धनेश पर हो तो माता के पक्ष से धन लाभ होता है। नोट करिए, स्त्री की कुंडली में अगर धनेश यानी द्वितीय भाव का स्वामी एवं सुखेश चतुर्थ भाव का स्वामी इनकी युति हो अथवा सुखेश की दृष्टि हो, सुखेश
अब ये वाला पर जहां जो आपने कहा कि धनेश और सुखेश की युति हो और दृष्टि हो, अच्छा, अथवा सुखेश की दृष्टि धनेश पर हो, ओके ओके, धनेश अथवा सुखेश की युति हो अथवा सुखेश की दृष्टि धनेश पर हो, चतुर्थ भाव के स्वामी की दृष्टि दूसरे भाव के स्वामी पर हो, तो इनका कहना है कि इस अवस्था में माता पक्ष से धन प्राप्त होता है। और दूसरा सूत्र इन्होंने दिया है कि कुंडली के चतुर्थ भाव में चंद्रमा बलवान हो तो खेती से लाभ होता है, सिद्ध है यह सूत्र। तीसरा सूत्र इन्होंने दिया है कि कुंडली में सूर्य बुध सूर्य शुक्र के जातकों में किसी न किसी कौशल्य जरूर होता है। ये भी बेचारे महाराष्ट्र से हैं तो हिंदी में थोड़ी बहुत, अब कौशल्य शब्द का ये कहना चाहते हैं कला कौशल से युक्त होता है। संभवतः सूर्य बुध में भी ऐसा देखा गया, उसे देखा जाए तो कई और ग्रहों में सूर्य बुध में भी होता है और सूर्य शुक्र में भी होता है कि कौशल वगैरह ऐसे जातकों में, क्योंकि शुक्र में भी गायन है और सूर्य के पास हिम्मत है, आत्मविश्वास है, तो गायन इत्यादि के क्षेत्र में या किसी तरह के कला कौशल के क्षेत्र में जरूर उनको सफलता मिल सकती है या मिलती है। खैर ये सूत्र स्वतः ही सिद्ध होंगे, आप लोगों के ऊपर छोड़ देता हूं अब सारी बात। आप अपनी कुंडली में इन सूत्रों को मिला लीजिए और देखिए कि कितने सूत्र आपकी जन्म कुंडली में मिल रहे हैं और कितने घटित हो रहे हैं। अगर घटित हो रहे हैं तो पुष्टि करिए, इससे इन लोगों का मनोबल बढ़ेगा और ये सूत्र भी संकलन करने योग्य हो जाएंगे। आज के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।